Amendment of plain and written statement. Order 6, Rule 17 of Civil Procedure Code. A very important topic for law students and young lawyers. Some questions जैसे कि when the amendment is necessary, if it is allowed, whether it takes away the jurisdiction of the court, and a very important question, would limitation act apply? जो भी ऑर्डर पास हुई है, चाहे वो अलाउ हुई है या रिफ्यूज हुई है, तो क्या उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं या रिवीजन फाइल करेंगे? अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग से या अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट्स या रिटन स्टेटमेंट में अगर कोई ऐसा नया ग्राउंड अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करना चाहते हैं या जो इनकंसिस्टेंट है, तो क्या वो अलाउ की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स से ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड से जुड़े हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा आज के वीडियो लेक्चर में कि इन सभी सवालों के जवाब आपको दूं अलॉन्ग विद द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेट मी टेल यू, आई विल डिस्कस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द लास्ट पार्ट ऑफ माई डिस्कशन। सारे जजमेंट्स को मैं एक साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पॉइंट हियर इज why the amendment is necessary. When the amendment is necessary, as a lawyer who is supposed to be a learned lawyer may commit mistake. कोई ओमिशन हो सकती है, कुछ छूट सकता है। मान लो एक पार्टीशन सूट फाइल की गई है और कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन उस सूट में नहीं डाली गई और बाद में पता लगा कि ये प्रॉपर्टी तो रह गई है। अगर वो प्रॉपर्टी रह गई है और उसको वहाँ पर उस स्टेज के ऊपर डिसाइड नहीं किया गया, देन व्हाट हैपन, देयर विल बी अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन। उसी पॉइंट के ऊपर दूसरा सूट आएगा कोर्ट में। और जो सिविल प्रोसीजर कोड में जो पब्लिक पॉलिसी प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा की, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, सूट टू इंक्लूड होल क्लेम, ये कहता है कि एक ही सूट में सारे पॉइंट्स को जो भी उससे रिलेटेड हैं वो सभी डिसाइड हो जाने चाहिए। उसके लिए बार बार अलग अलग सूट फाइल करके कोर्ट का समय बर्बाद ना किया जाए। ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ सीपीसी स्टेट्स दैट कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स। जब आप उसको रीड करते हैं तो जो फर्स्ट लाइन है वो ये कहती है कोर्ट मे, वर्ड यूज्ड हियर इज मे। तो नेचुरली मे कहने का मतलब है डिस्क्रिशन है। किसकी डिस्क्रिशन है? तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है। वाइड डिस्क्रिशन है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस कि कितना कोर्ट ने कहाँ एक्सरसाइज करना है, कहाँ नहीं करना है। तो जो प्रिंसिपल है वो ये है कि कोर्ट ने वहाँ एक्सरसाइज करना है जहाँ जस्टिस सफ़र कर रहा है, जहाँ इनजस्टिस हो रहा है। अगर अमेंडमेंट रिफ्यूज़ कर दिया गया तो वहाँ पर वो इनजस्टिस होगा, क्योंकि जस्टिस कैन नॉट सफ़र ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। तो इसलिए ये अमेंडमेंट की प्रोविज़न दी गई है कि ये मौका मिला है कि दोबारा से आप कर सकते हैं। और जो प्रिंसिपल है जो कोर्ट्स अडॉप्ट करती है उसके अकॉर्डिंग भी कोर्ट बिफोर द ट्रायल स्टेज, जब ट्रायल कमेंस नहीं हुआ है उससे पहले के स्टेज के ऊपर वो अमेंडमेंट्स को अलाउ करती है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अलाउइंग अमेंडमेंट इज़ अ रूल एंड रिफ्यूजिंग अमेंडमेंट इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शनल केस में ही रिफ्यूज़ की जाती है अमेंडमेंट, अदरवाइज अमेंडमेंट्स अलाउ की जाती है क्योंकि वो नेसेसरी है एडजुडिकेशन के लिए, प्रॉपर एडजुडिकेशन के लिए डिस्प्यूट्स को। अब आते हैं इसके जो नेक्स्ट पार्ट में कहता है एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पर एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, इसको ध्यान से समझना है कि ये क्या कोई भी स्टेज हो सकती है? ये कौन सी स्टेज हो सकती है? क्या ट्रायल कोर्ट का जो जहाँ फाइल की गई है प्लेंट रिटन, यहाँ पर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट फाइल की गई है, या फिर जो एपिलेट स्टेज है, सेकेंड अपील है, सुप्रीम कोर्ट है, क्या किसी भी स्टेज के ऊपर हो सकती है? तो आंसर इज यस। एपिलेट स्टेज के ऊपर भी हो सकती है, सेकेंड अपील वाले स्टेज के ऊपर भी हो सकती है, किसी भी स्टेज के ऊपर हो सकती है, इवन एट सुप्रीम कोर्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये समझना, एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स। कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स अलाउ आइदर पार्टी टू ऑल्टर और अमेंड। आगे इसमें पढ़ेंगे तो लिखता है अलाउ अदर पार्टी टू ऑल्टर और अमेंड।
किसी भी पार्टी को, आइदर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। एज वी ऑल नो, प्लीडिंग्स कहने का मतलब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों है। बट व्हाट प्लीडिंग कंटेन? प्लीडिंग शैल कंटेन एंड कंटेन ओनली मटेरियल फैक्ट्स, नो लॉ नो एविडेंस। वैसे प्रैक्टिस में ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिस में लॉयर्स उसको काफ़ी डिटेल में बनाते हैं, बट जो प्लीडिंग्स का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि वो कंसाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए और मटेरियल फैक्ट्स होना चाहिए। किस एविडेंस से आप उसको प्रूव करने जा रहे हैं, कौन सी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उसको सपोर्ट करती है, ये नहीं लिखना है उसमें, क्योंकि जो प्लीडिंग का ऑब्जेक्ट है वो है कि जस्ट टू असर्टेन द रियल डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज, क्या उनके बीच में डिस्प्यूट है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें इस पॉइंट को यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान से समझने की है कि अब इसमें एक 2002 की अमेंडमेंट से एक प्रोविज़ो ऐड किया गया है। इसके साथ ही अब यहाँ मैं आगे इसको बाद में डिस्कस करूँगा, पहले इस प्रोविज़ो को डिस्कस करते हैं। प्रोविज़ो कहती है प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शैल बी अलाउड। ऊपर वाले पार्ट में आपने पढ़ा, जो फर्स्ट लाइन थी उसमें आपने देखा कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स। अब ये प्रोविज़ो कहती है कि नो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शैल बी अलाउड। हियर वर्ड यूज्ड हियर इज शैल, यहाँ शैल लिखा गया है, ऊपर मे लिखा गया था। आफ्टर द ट्रायल हैज़ कमेंस्ड। अब यहाँ पर इट पुट्स एंड दिस प्रोविज़ो पुट्स एन एम्बार्गो, दिस प्रोविज़ो पुट्स एन एम्बार्गो। क्या कि आफ्टर द ट्रायल हैज़ कमेंस्ड, जब ट्रायल कमेंस हो गई है, ये 2002 में ऐड किया गया। क्योंकि इसलिए ऐड किया गया था, जो अमेंडमेंट है इसकी वजह से, अमेंडमेंट एप्लीकेशंस की वजह से, अमेंडमेंट एप्लीकेशन अलाउ किए जाने की वजह से डिले हो रही थी, जो डिस्पोजल है वो काफ़ी डिले हो रहा था। वैसे भी सिविल सूट्स काफ़ी लंबे समय के में डिसाइड होता है, तो नेचुरली वहाँ पर इसमें प्रोविज़ो इंट्रोड्यूस करके ये बताया गया कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, आफ्टर द ट्रायल हैज़ कमेंस्ड, नो अमेंडमेंट शैल बी अलाउड, कोई अमेंडमेंट अलाउ नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी ये लिखा है अनलेस द कोर्ट कम्स टू अ कंक्लूजन that in spite of due diligence the party could not have raised the matter before the commencement of trial। अगर पार्टी ने, उसकी ड्यू डिलीजेंस थी उसने, लेकिन फिर भी वो पहले नहीं कर पाया, तो वहाँ पर भी अलाउ की जा सकती है। तो अब इसको फर्स्ट पार्ट को और प्रोविज़ो को एक साथ समझें। कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, कभी भी अलाउ कर सकती है, कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वाइड पावर है, इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कि कहाँ अलाउ करना है कहाँ नहीं करना है। जहाँ बोना फाइडी है वहाँ अलाउ करना है, जहाँ मैला फाइडी है वहाँ नहीं करना है। अब यहाँ पर और कब करना है? ट्रायल शुरू होने से पहले, मतलब जब इश्यूज सेटल, ट्रायल कब शुरू होता है? जब इश्यूज सेटल हो जाते हैं, जब इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं, जब एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाती है, या फिर एफिडेविट फाइल कर दी गई है इन ल्यू ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ, तो उस केस में वहाँ पर जब इश्यू सेटल हो जाता है तो ट्रायल शुरू होती है। तो उससे पहले के स्टेज में, उससे पहले जो अमेंडमेंट अलाउ की जाएगी वहाँ पर कोर्ट लिबरल होगी। कोर्ट को वहाँ पर अमेंडमेंट अलाउ करने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं हैं, कोर्ट्स अलाउ कर देती हैं। बट जब ट्रायल स्टार्ट हो गई है, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, जब इश्यूज सेटल हो गए हैं, इश्यूज फ्रेम हो गए हैं, तब वहाँ पर पार्टीज़ ने ये दिखाना होगा कि अगर अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगाई गई है तो वहाँ पर ड्यू डिलिजेंस है या नहीं पार्टी का। क्या पार्टी ने पहले पूरी सावधानी बरती? क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा पॉइंट जो कोर्ट में अभी लाना चाहती, क्या ये उस वक्त एग्जिस्टेंस में नहीं था? क्या अगर उसको अलाउ किया जाएगा तो उससे फंडामेंटल नेचर तो चेंज नहीं होता है? फंडामेंटल नेचर चेंज नहीं होने कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो एक सूट फाइल किया गया है और वो सूट है बेस्ड ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब बाद में कहते हैं कि इसको अमेंड करके हमें इसको बताना है कि नहीं, ये सूट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं है, ये दूसरी, तो ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ये पूरी नेचर ऑफ द सूट ये चेंज हो रही है यहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि नेचर ऑफ द सूट चेंज नहीं होना चाहिए। जो मिस्टेक्स हैं वहाँ पर तो ठीक है, लेकिन अगर मिस्टेक्स हैं, अगर ट्रायल से पहले नहीं, अगर उस क्वेश्चन को रेज किया गया और उसके बाद वो रेज किया जा रहा है, तो वहाँ पर कोर्ट को ये दिखाना होगा कि ये बोना फाइडी है, यहाँ पर कोई मैला फाइडी इंटेंशन नहीं है, यहाँ पर डिले करने का कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट का प्रोविज़न का ऑब्जेक्ट ही है टू मिनिमाइज द डिले, टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन।
अगर कोर्ट वैसे अलाउ करने लगेगी तो फिर ये पर्पस फुलफिल नहीं होगा, तो फिर प्रोविज़ो क्यों ऐड किया गया? तो दैट्स वाई दिस प्रोविज़ो इज एडेड। तो कहने का मतलब है कि अगर ट्रायल शुरू हो गई है तो उसके बाद पार्टी ने एक्स्ट्रा उसको ड्यू डिलिजेंस वहाँ पर शो करना होगा, बोनाफाइडी दिखानी होगी। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊँ कि क्या वैसे प्ली जो इनकंसिस्टेंट हैं, वैसे प्ली जो या फिर नया प्ली है, न्यू प्ली लिया गई है कोई अमेंडमेंट में, तो क्या वो न्यू प्ली या फिर जो प्ली इनकंसिस्टेंट है क्या वो कोर्ट अलाउ कर सकती है? तो इसका आंसर मिलता है हमें ऑर्डर 6 रूल 7 में। ऑर्डर 6 रूल 7 को जब आप देखोगे तो वो कहता है डिपार्चर जब आप उसको रीड करेंगे तो वो कहती है कि एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, वहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, मीन्स इवन इफ अ न्यू प्ली इज बिन रेज्ड, इफ़ यू वांट टू रेज अ न्यू प्ली या फिर वैसा प्ली जो कि इनकंसिस्टेंट है जो पहले आपने रेज करा है उससे, तो भी अलाउ की जा सकती है बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। तो ये था आपका ऑर्डर 6 रूल 17 का फर्स्ट पार्ट। अब इसको आगे पढ़ो। आइदर पार्टी टू ऑल्टर और अमेंड हिज प्लीडिंग, ऑल्टर और अमेंड, ऑल्ट्रेशन भी हो सकती है, अमेंडमेंट भी हो सकती है। ऑल्ट्रेशन अलग है, अमेंडमेंट अलग है। इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म्स एज मे बी जस्ट एंड ऑल सच अमेंडमेंट शैल बी मेड as may be necessary for the purpose of determining the real question in controversy between the parties। तो कोर्ट ने जब डिसाइड करना है कि अलाउ करना है या नहीं करना है तो क्या करना है कोर्ट ने डिसाइड? रियल टेस्ट कंट्रोवर्सी, उसको देखना है कि वो रियल टेस्ट कंट्रोवर्सी के ऊपर खरा उतरता है या नहीं, कि अगर ये अलाउ नहीं किया हमने, अगर मान लो विल को लेकर के क्वेश्चन है, विल के बेसिस पर डिसाइड करना है कोर्ट ने, और दूसरी पार्टी कह रही है कि मुझे अमेंड करके इसमें ये बताना है कि ये विल जेन्युइन नहीं है, ये फिक्टिशियस है, या फिर विल की वैलिडिटी के ऊपर कुछ बात कहनी है, या कोई पार्टीशन सूट है, मान लो कि हाफ शेयर किया गया था, बाद में कहा गया कि नहीं जी मुझे इससे ज़्यादा इसमें क्लेम किया जा सकता है, कोई नया फैक्ट वहाँ पर आया है, तो ये कोर्ट ने देखना है कि ये जस्ट है या नहीं है। अगर रिफ्यूज़ करेंगे तो वहाँ पर इनजस्टिस तो नहीं हो जाएगा, और अगर इनजस्टिस होगा तो वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इनजस्टिस अलाउ नहीं की जा सकती है, जस्टिस सफ़र नहीं कर सकता है, लिटिगेशन फिर से मल्टीप्लिसिटी हो सकती है, फिर से दोबारा सूट फाइल किए जाएंगे। तो इन बातों का कोर्ट ने ध्यान रखना है कि रियल कंट्रोवर्सी क्या है, वो पूरा का पूरा मैटर डिसाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब एक कार्डिनल प्रिंसिपल है क्या, कि कॉस्ट इम्पोज कर सकते हैं। अगर मान लो डिले हो रहा है या मान लो को नेग्लिजेंस ही है पार्टीज़ की, तो ये कोई ग्राउंड नहीं है कि डिले या नेग्लिजेंस के ग्राउंड पर रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा अमेंडमेंट। नो, कि इज़ ओनली ऑन दिस ग्राउंड दैट देयर इज़ अ डिले या फिर पार्टीज़ की नेग्लिजेंस रही है। नो, ये सुप्रीम कोर्ट ने इन कैटेना ऑफ डिसीजंस डिसाइडेड कि ऐसा नहीं है। लेकिन अगर उस डिले को कॉम्पनसेट किया जा सकता है कॉस्ट से, तो कॉस्ट इम्पोज किया जाएगा, क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड पर जस्टिस सफ़र नहीं किया जाना है। दिस इज़ द प्रिंसिपल। तो ये रियल कंट्रोवर्सी टेस्ट में उसको खरा उतरना है, तभी वहाँ पर अमेंडमेंट अलाउ की जाएगी। और ट्रायल से पहले, कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल से पहले वहाँ पर कोर्ट लिबरल होती है, अलाउ करती है अमेंडमेंट, वो एक रूल की तरह है, और आप समझ लो कि रिफ्यूज़ल एक एक्सेप्शन है। अब आते हैं कि अगर मान लो अलाउ हुई है या रिफ्यूज़ हुई है तो क्या ये डिक्री होती है? तो आंसर इज़ नो, ये डिक्री नहीं होती है, इसके अगेंस्ट अपील भी फाइल नहीं होती है, ये केस डिसाइडेड की कैटेगरी में आता है। दीज जो भी इस पे डिसाइड किया गया है ऑर्डर 6 रूल 17 में, इसके अगेंस्ट क्या फाइल कर सकते हैं आप? रिवीज़न फाइल कर सकते हैं। क्या फाइल कर सकते हैं? रिवीज़न, नॉट अपील, ये डिक्री नहीं होती है। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट के ऊपर कि ऑर्डर 6 रूल 17 में जब अमेंडमेंट अलाउ कर दी गई है, और अमेंडमेंट अगर अलाउ करती है कोर्ट, तो उससे कोर्ट के पेक्यूनियरी जुडिक्शन के ऊपर भी असर पड़ता है। तो क्या उस केस में कोर्ट अलाउ करेगी या नहीं करेगी? तो आंसर इज़ यस, कोर्ट अलाउ करेगी। कोर्ट अमेंडमेंट अलाउ करेगी, उसके बाद व्हाट द कोर्ट इज़ टू डू,
कि पार्टी को कहेगी कि इसका कोर्ट फी और जो वैल्यूएशन है जो प्लेंट में आपने किया है उसको आप दोबारा से करें। अगर उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा होती है, अगर उस कोर्ट ने, जो कोर्ट उसको सुन रही है, उसकी पेक्यूनरी जुडिक्शन नहीं है, तो फिर वो क्या करेगी, वो उसको रिटर्न कर देगी टू फाइल बिफोर द कोर्ट विच इज़ हैविंग प्रॉपर जुडिक्शन। जिस कोर्ट की प्रॉपर जुडिक्शन है उस पॉइंट के ऊपर, वहाँ पर उसको रिटर्न कर दे, उसको भेज देगी, रिटर्न कर देगी। तो कहने का मतलब है कि जो जुडिक्शन, जो पेक्यूनरी जुडिक्शन है, अगर वो नहीं भी है तो इट डजंट टेक अवे द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट और कोर्ट अमेंडमेंट अलाउ करेगी। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन अप्लाई होगा या नहीं होगा? अगर मान लो कि प्लेंट फाइल की गई है 2017 में और अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन लगाया गया 2021 में, तो यहाँ पर लिमिटेशन के पॉइंट के ऊपर एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेशन बैक, कि अमेंडमेंट वो कब से मानी जाती है, जब उस डेट से जब प्लेंट फाइल किया गया है वहाँ से उसको रिलेट करते हैं। तो उसी तरह से जब कोर्ट टाइम बार्ड क्लेम भी है, अगर मान लो अगर अमेंडमेंट है वहाँ पर, तो अमेंडमेंट एप्लीकेशन अलाउ हो सकती है। और वहाँ पर कोर्ट जो अमेंडमेंट जो करती है वो कहाँ से करती है, उस डेट से जिस डेट को वो फाइल किया गया है उस डेट से देखा जाता है लिमिटेशन के पॉइंट के ऊपर। और जहाँ तक लिमिटेशन का सवाल है, इट्स द मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, तो इसको इस स्टेज के ऊपर डिसाइड नहीं किया जाएगा, इसको बाद में डिसाइड किया जाएगा क्या ये लिमिटेशन के अंदर आता है या नहीं आता है। लेकिन लिमिटेशन के ग्राउंड के ऊपर अमेंडमेंट रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा। लिमिटेशन वो कहाँ से होगा, वो अलाउ किया जाएगा फ्रॉम द डेट व्हेन द एप्लीकेशन इज फाइल्ड। Before discussing Supreme Court judgments on various points related to various issues related to amendment of pleadings, मैं एक पॉइंट यहाँ पर ये बता दूँ इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में। ये कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये किसी भी सूट के ऊपर, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में ये अप्लाई होता है। ये कहाँ अप्लाई नहीं होता है, तो जैसे आप देखोगे कुछ स्टेज में, जैसे ये प्रोविजो से एम्बार्गो है, यहाँ पर प्रोविजो पुट्स एन एम्बार्गो हियर इन ऑर्डर 6 रूल 17 कि अगर ट्रायल कमेंस हो गई है तो अमेंडमेंट नहीं अलाउ करेगी कोर्ट, अगर ड्यू डिलिजेंस शो करना है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में देखते हैं, अगर वहाँ पर सेक्शन 20, 21, 40 अगर उसके प्रोविज़ो को आप रीड करते हैं तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। वहाँ पर लिखा हुआ है कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स। तो कहने का मतलब है कि ये ऑर्डर 6 रूल 17 के जो प्रोविजंस हैं ये स्ट्रिक्टली वहाँ पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। इवन इन सम केसेस वेयर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इज़ देयर, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग सेक्शन 23 जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का है, वहाँ पर भी आर्बिट्रेटर की पावर है कि वो अमेंडमेंट अलाउ कर सकते हैं एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स। तो ये स्ट्रिक्टली यहाँ पर ऑर्डर 6 रूल 17 वहाँ अप्लाई नहीं होता है। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑन दिस पॉइंट, ऑर्डर 6 रूल 17 कई बार एग्ज़ाम में भी आता है, प्री में भी आता है। सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 की जजमेंट है, जहां पर ये बात की गई थी कि क्या ये प्रोविज़ो जो अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया है ये इसकी लीगैलिटी को चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था देयर इज़ नो इलीगैलिटी इन दिस प्रोविज़न। ये इसलिए ये प्रोविज़ो इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि चेक रखा जा सके, डिले के ऊपर अननेसेसरी डिले टैक्टिक्स की तरह यूज़ ना किया जाए कि अमेंडमेंट एप्लीकेशन लगाई और डिले हो रहा है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जजमेंट इज पंडित मल्हारी महाले वर्सेस मोनिका पंडित महाले। ये 2020 की जजमेंट है। पंडित मल्हारी महाले वर्सेस मोनिका पंडित महाले 10 जनवरी 2020 की जजमेंट है ये। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वेन एवर एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट इज अलाउड there should be a finding by a court that the court is satisfied that in spite of due diligence party could not introduce amendment before commencement of trial। a very recent judgment। एक और जजमेंट है राजेश कुमार अग्रवाल वर्सेस के मोदी 2006 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। ये सारी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
court has to primarily decide whether amendment is necessary for determining the controversy. नेक्स्ट जजमेंट है राजकुमार गुरवारा वर्सेस एसके सारंगी, 2008 की जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्री ट्रायल अमेंडमेंट्स आर टू बी अलाउड लिबरली, मीन्स वहाँ पर जो अप्रोच है कोर्ट की वो लिबरल होनी चाहिए जब कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल से पहले अमेंडमेंट एप्लीकेशन लगाई गई है। नेक्स्ट जजमेंट इज हीरालाल वर्सेस कल्याण लाल, 1998 की जजमेंट है। An admission cannot be withdrawn by way of amendment of pleadings. Very, very important point. An admission cannot be withdrawn by way of amendment of pleadings, but it can be explained or clarified by way of amendment. Next judgment है सुशील कुमार जैन वर्सेस मनोज कुमार, सुशील कुमार जैन वर्सेस मनोज कुमार, 2009 की जजमेंट है। By amendment of written statement, an admission made in the original written statement can be explained even by taking inconsistent pleas or altering the defense. Very important. Next judgment is सुमेश सिंह वर्सेस फूलन देवी, 2009 की जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट की। Mere denial of plaint averments is not a categorical or unequivocal admission. By amendment of written statement, it can be resiled. Next judgment है सुप्रीम कोर्ट की सुरेंद्र कुमार शर्मा वर्सेस मक्खन सिंह, 2009 की जजमेंट है ये। Delay in filing application is no ground. Delay in filing application is no ground to disallow the amendment. नेक्स्ट जजमेंट है अब्दुल रहमान वर्सेस मोहम्मद रुल्दू, 2012 की जजमेंट है। अब्दुल रहमान वर्सेस मोहम्मद रुल्दू। इन दिस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड मेन पर्पस ऑफ अलाउइंग अमेंडमेंट इज टू मिनिमाइज लिटिगेशन एंड प्ली दैट relief sought by way of amendment was barred by time is to be considered in the light of facts and circumstances of the case. कहने का मतलब है जो कोर्ट्स की पावर है, जहाँ डिस्क्रिशन है वहाँ कोर्ट ने देखना है, कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, राइट। नेक्स्ट जजमेंट है संपत कुमार वर्सेस आया कन्नू, संपत कुमार वर्सेस आया कन्नू, 2002 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। Amendment seeking reliefs of declaration of title and recovery of possession can be ordered in a suit for injunction. On the mere ground of delay, amendment is not to be refused. An amendment relates back to the date of suit unless the court directs otherwise in any appropriate cases. तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑर्डर 6 रूल 17 के ऊपर, अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट के ऊपर। आई होप कि इस पॉइंट के ऊपर ब्रीफ लेक्चर में जितने भी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको मैंने कोशिश करी एक्सप्लेन करने की। दैट्स ऑल।